एवरीवन। आज इस वीडियो में हम यूरोप के बारे में बात करेंगे, उसको समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो यूरोप के बारे में आपको बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूरोप महाद्वीप आपके उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और यह महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छठा बड़ा महाद्वीप है। आइए अब इसके सामान्य परिचय की बात करते हैं। उससे पहले हम इसके प्रमुख देशों को देख लेते हैं। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवेनिया, इटली, ग्रीस, ये इसके क्या हैं, प्रमुख देश हैं। अब इसका सामान्य परिचय देखते हैं हम। ये वर्ल्ड के मैप पर आप देख सकते हैं यूरोप महाद्वीप को। ये रहा आपका यूरोप महाद्वीप। इसके सामान्य परिचय को देखते हैं हम। इस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये आपका ज़्यादातर पानी से घिरा हुआ है और इसका क्षेत्रफल 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 6.7% है। इसकी जनसंख्या लगभग 743 मिलियन करोड़ है, 700 मिलियन है। इसके उत्तरी भाग में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में आपका अटलांटिक महासागर तथा पूर्व में यह एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। यूरोप का अधिकांश भाग समुद्री समकारी प्रभाव का अनुभव करता है। मीन्स आपका इसमें ज़्यादातर जो है समुद्री जलवायु है, उसका प्रभाव रहता है। यूरोप को एशिया से यूराल पर्वतमाला, यूराल नदी, काकेकस पर्वत श्रेणी तथा कैस्पियन सागर अलग करते हैं। यूरोप के दक्षिणी भाग में स्थित इटली और ग्रीस, यूनान, पहले उसको यूनान कहते हैं, अपनी प्राचीन सभ्यताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं इटली की मुख्य भूमि में एक देश है आपका वेटिकन सिटी, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय भी है और पोप का निवास स्थान भी है। और यह एक स्वतंत्र देश है और यह दुनिया का सबसे छोटा देश है, जिसकी जनसंख्या लगभग आपका 1,000 से ऊपर है। यूरोप में ब्लॉक पर्वत से लेकर नवीनतम मोड़दार बलित पर्वत का विकास हुआ है। आल्पस, पेरिनीज, पेनाइन, एपिनाइन, कैंटाब्रियन तथा वॉल्कन पर्वत यूरोप की प्रमुख क्या है, श्रेणियां हैं। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को लो लैंड कंट्री या निम्न भूमि के देश कहा जाता है। आपका लग्जमबर्ग, मैं बता दूं आपको, लग्जमबर्ग एक पहला देश है जिसने आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था वो बिल्कुल क्या कर दिया था, फ्री कर दिया था। अब इसको प्राकृतिक विभाजन देख लेते हैं हम। नीदरलैंड को पहले स्कॉटलैंड कह देते, अब इसका नया नाम जो है वो नीदरलैंड है। पहले इसका पुराना नाम क्या है, स्कॉटलैंड। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर हमने यूरोप को 4 भागों में विभाजित किया है। उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियाँ, यूरोप का उत्तरी मैदान, मध्यवर्ती उच्च भूमि, अल्पाइन श्रेणी। ये इसका फिजिकल मैप है आपका, देख सकते हैं आप यूरोप को। देखिए, आप देखेंगे तो ये चारों तरफ से आपका किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। आपको पूर्वी भाग को छोड़ दिया जाए बस। उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि की बात करते हैं हम।
इसका विस्तार फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ब्रिटिश द्वीप समूह व आइसलैंड तक है। इस उच्च भूमि के उत्तरी भाग को फिनो स्कैंडिनेवियन शील्ड कहते हैं तथा पश्चिमी भाग पर पर्वतों का क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। इस क्षेत्र में स्थित फिनलैंड, आपको जब मैंने झीलों के बारे में पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था आपको, फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है या भूमि कहा जाता है। तो ये आपका यूरोप में है। और नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। इस क्षेत्र के देशों में आपका, इस क्षेत्र में प्रमुख देश जो पाए जाते हैं वो फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन हैं। और इस क्षेत्र में आपके आर्कटिक वृत्त गुजरता है, जबकि आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। उत्तर, आपका यूरोप का उत्तरी मैदान की बात करते हैं हम। उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि के दक्षिण में यूराल पर्वत से लेकर अटलांटिक महासागर तक उत्तरी मैदान का विस्तार है। यह मैदान समतल भूमि होने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से संपन्न है। इस मैदान में आपका पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। यह प्राचीन काल से ही एक कृषिगत क्षेत्र रहा है जो सामान्यतः समतल है, लेकिन कहीं कहीं यह ऊबड़ खाबड़ भी है। मध्यवर्ती उच्च भूमि की बात करते हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पर्वतों और पठारों का विस्तार पाया जाता है। इनमें फ्रांस का मध्यवर्ती पठार सेंट्रल मैसिफ तथा जूरा पर्वत, स्पेन और पुर्तगाल का मैसेटा पठार, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट आदि क्या है, सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में यूरोप की महत्वपूर्ण नदियों का प्रवाह होता है, जैसे राइन, रोन, एल्वे, विस्तोला। अल्पाइन श्रेणी की बात करें हम, यूरोप के दक्षिण में अल्पाइन पर्वतों की श्रृंखला पाई जाती है। यह पर्वत नवीनतम मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं। इनका विस्तार अटलांटिक महासागर से लेकर कैस्पियन सागर तक है। आल्प्स पर्वत के, जो आल्प्स पर्वत है वो इसके मध्यवर्ती भाग में स्थित है। माउंट ब्लांक आल्प्स पर्वत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है, जो यूरोप की दूसरी तथा फ्रांस की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि अन्य पर्वतों में पेरेनीज, काकस प्रमुख है। आल्प्स पर्वत का विस्तार कई देशों में है। इन देशों को अल्पाइन देश कहते हैं, जैसे आपका ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मोनाको, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड तथा लिechtenstein। ये इसके क्या हैं, प्रमुख अल्पाइन देश हैं। अब इसके कुछ आपके प्रमुख पर्वत हैं, अन्य देखते हैं उनके। काकेकस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत है। यह एशिया व यूरोप को अलग करता है। इसका विस्तार रूस, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस है, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। काकेकस पर्वत की स्थिति काला सागर व कैस्पियन सागर के मध्य में है। अब इसके अन्य पर्वतों की बात करते हैं। कैंटाबेरियन स्पेन में, पिंडस आपका ग्रीस में है, एपेनाइन इटली, माउंट एटना इटली, सिसिली द्वीप मैंने बताया था। ये कुछ आपके ज्वालामुखी पर्वत भी हैं। तो ज्वालामुखी के बारे में जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें आपको माउंट एटना आया था, जो कि आपका इटली में है, सिसिली द्वीप पर। ग्रैम्पियन स्कॉटलैंड, कैम्ब्रियन इंग्लैंड, पेरेनीज फ्रांस व स्पेन की सीमा रेखा बनाता है, ये प्राकृतिक सीमा रेखा। यूराल रूस, बर्खयानस्क रूस, यहाँ यह विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, जो कि रूस में। जोलेन नॉर्वे, स्वीडन, जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड, बॉसजेस फ्रांस, पेलोपोनीस ग्रीस, स्पेरेन उत्तरी आयरलैंड, पेनाइन इंग्लैंड, बबेरियन अल्पस जर्मनी, हॉर्ज जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट ये बहुत फेमस है जर्मनी, यहाँ से राइन नदी निकलती है आपकी। काकेकस रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, सियारा नेवादा स्पेन, सियारा मोरेना स्पेन, वेटिकन कॉर्डिलेरा स्पेन, माउंट वेसुवियस
नेपल्स इटली, ये भी आपका कैसा है, ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट स्ट्रोम्बेली इटली, लिपारी द्वीप, ये भी आपका कैसा है, ज्वालामुखी पर्वत है। अब इसकी जलवायु के बारे में बात करते हैं। क्लाइमेट, यूरोपीय अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, किंतु सागरीय प्रभाव से उच्च अक्षांश में होने के बावजूद भी यहाँ की जलवायु अनुकूल बनी रहती है। मीन्स इतना ज़्यादा टेम्परेचर है वो लो नहीं जाता है, कम नहीं होता है यहाँ पे। इस प्रदेश की जलवायु को अगर प्रभावित करने वाले कारकों की बात करूं मैं तो उच्छावच, सागरों से निकटता, पछुआ पवनें तथा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह प्रमुख कारक हैं इसके। पश्चिमी यूरोप में समुद्री समकारी प्रभाव से ब्रिटिश तुल्य जलवायु का प्रभाव है। मध्यवर्ती यूरोप व पूर्वी यूरोप में महाद्वीपीय जलवायु, दक्षिणी यूरोप में आपके भूमध्य सागरीय जलवायु का क्या है, प्रभाव रहता है। यूरोप के उच्च अक्षांशों में स्थित प्रदेशों में टुंड्रा जलवायु की विशेषता पाई जाती है। यहाँ वर्ष भर भूमि बर्फ से ढकी रहती है। ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव कुछ दिनों के लिए ही होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे समर जो सीजन है उसका इफेक्ट रहता है। यूरोप के उत्तरी भागों में टुंड्रा वनस्पति के रूप में काय व लाइकन का विकास हुआ है। आपको बता दूं, लाइकन से आपका लिटमस पेपर बनाया जाता है जो कि आइडेंटिफाई करता है आपके एसिड और बेस को। टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में टैगा वनस्पति के रूप में शंकुधारी वृक्षों का क्षेत्र पाया जाता है। यूरोप के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में शीतोष्ण घास के मैदान का विस्तार पाया जाता है, जिसे यूक्रेन में स्टेपी व हंगरी में पुछताछ कहा जाता है। यहाँ उपजाऊ मृदा के रूप में चरणों मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यूक्रेन में आपकी गेहूं की विस्तृत खेती की जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहते हैं। अब यूरोप की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में बात करते हैं। मैंने झीलों का एक अलग से बनाया हुआ है। इसकी प्रमुख झीलें हैं जो कि मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ये कॉन्स्टेंस झील, यह आल्प्स पर्वत में स्थित है झील। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड का मिलन स्थान है। मीन्स यहाँ पे तीनों देश मिलते हैं। और राइन नदी जो आपकी है, मैंने बताया था ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती, वो इसी से होकर गुजरती है, इसी झील से। लाडोगा झील रूस में स्थित यह मीठे पानी की झील है। यह यूरोप की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओनेगा झील, यह रूस की मीठे पानी की झील है जो लाडोगा के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बैटर्न व बैनर, यह झील स्वीडन में स्थित है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राकृतिक संसाधन एवं कृषि। यूरोप प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से संपन्न महाद्वीप है। यहाँ खनिज संसाधनों के रूप में कोयला, लोहेयस, अयस्क, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में सर्वोत्तम किस्म का जो कोयला है वो जर्मनी के रूर प्रदेश में, जिसे कोयले की राजधानी भी कहते हैं, इस क्षेत्र रूर प्रदेश, उत्तरी फ्रांस और बेल्जियम के साथ सार्वेशियन तथा यूनाइटेड किंगडम की मिडलैंड पहाड़ी, पेनाइन पहाड़ी तथा उत्तरी व दक्षिणी वेल्स के क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ भी 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था आपका इंग्लैंड और वेल्स में, ये वही जगह है आपका। यूरोप में लोहे अयस्क का भंडार फ्रांस के लॉरेन, स्वीडन के किरुना व गैलीवार, यूक्रेन के किरवाई रोग तथा रूस के कुसर्क में पाया जाता है आपका। यूरोप में लोहे इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, रूस, यूनाइटेड किंगडम हैं। ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बर्मिंघम है, जिसे काला प्रदेश भी कहा जाता है। यूरोप में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। गेहूं की सर्वाधिक खेती स्टेपी प्रदेश में होती है। यूरोप में चुकंदर की खेती चीनी के उत्पादन हेतु की जाती है। जैसे हमारे यहाँ चीनी की को बनाने के लिए गन्ने का उत्पादन किया जाता है, ऐसे ही यूरोप में चुकंदर का उत्पादन किया जाता है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोलैंड आदि चुकंदर के
सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, मीन्स प्रमुख रूप से यहीं पे उत्पादन होता है इसका। मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के रूप में डॉगर बैंक व ग्रेट फिशर बैंक विश्व प्रसिद्ध हैं। देखिए बैंक क्या होते हैं, अब वो वाला बैंक नहीं है आपका जहाँ पे पैसा वैसा जमा करते हैं। ओके, ये जो यहाँ पर जब आपकी दो जल धाराएं मिलती है, ठंडी और गर्म जल धारा जब एक किसी जगह पर मिलती हैं तो वहाँ पर आपका वो बैंक का निर्माण करती हैं, और बैंक आपके मछली के लिए उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल होता है। ओके, फ्लैक्स एक प्रकार का आपका रेशा है, फाइबर है, कि एकमात्र यूरोप की एकमात्र रेशेदार फसल है। इससे लेनिन के कपड़े बनाए जाते हैं। बेल्जियम तथा बाल्टिक राज्य इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। नीदरलैंड के ट्यूलिप तथा बुल्गारिया के गुलाब विश्व प्रसिद्ध हैं। अब इससे संबंधित अन्य तत्वों के बारे में बात कर लेते हैं हम। स्कैंडिनेवियन देश आपके आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड है। बाल्टिक देश एस्टोनिया, लिथुआनिया एवं लातविया है। बाल्कन देश आपका सर्बिया, मोंटेग्रेनो, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, जिन्होंने अभी हाल ही में जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था उसको जीता था, बोस्निया हर्जेगोविना, मैसिडोनिया, कोसोवो। आइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन व पुर्तगाल देश हैं। बेनेलक्स देश बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ग्रेट ब्रिटेन आपको कहा जाता है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। और अगर हम यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड को और जोड़ दें ग्रेट ब्रिटेन में, मीन्स इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को मिला दें तो आपका क्या बन जाता है, यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ की एक लेडी जो हमारे भारत में जिन्होंने काम किया था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होता, ये एनी बेसेंट यहीं से थी। और आयरलैंड से आपके नीति निर्देशक तत्व भी आए हैं। तो भौगोलिक रूप से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को सम्मिलित किया जाता है, किंतु भाषा व संस्कृति के आधार पर डेनमार्क व आइसलैंड को भी सम्मिलित किया जाता है। तो ये था हमारा होल एनालिसिस ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट। आई होप यू लव्ड इट। आपको पसंद आया होगा यूरोप के बारे में। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और मेरे यूट्यूब चैनल DS फाइंड को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।